हाँ। हेलो बच्चों, मैं संतोष सर आज इंग्लिश का पहला टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सेंटेंस। है तो पहला टॉपिक पर यही सब कुछ है इंग्लिश में। इसे समझ लिया जाए यानी पूरा इंग्लिश समझ लिया। अरे वाह, इतना इम्पोर्टेंट है सेंटेंस। हाँ जी, हम किसी से भी बात करते हैं, किसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या अपनी कोई भावना व्यक्त करना चाहते हैं तो सेंटेंस के द्वारा ही कहा जाता है। तो जल्दी से हम जान लें कि आखिर सेंटेंस किस बला का नाम है। सेंटेंस, देखो सेंटेंस को ऐसा कहते हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स put together in a certain order giving a complete sense। यानी सेंटेंस वर्ड्स यानी शब्दों का एक ग्रुप है, एक समूह है जिसे एक साथ एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। यानी एक सर्टेन ऑर्डर होनी चाहिए, जैसा कि डिफिनेशन में तुम लोग देख ही रहे हो, जिसका कोई कंप्लीट सेंस हो, कोई मतलब हो, उसका कोई मीनिंग लगे। अनर्थक कुछ बोलते रहे, गो ईट, कम ईट, हेयर देयर, तो सेंटेंस नहीं कहलाता है। उसका कोई एक ना कुछ मीनिंग होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखें एक सेंटेंस के लिए क्या सब होना चाहिए। पहला होना चाहिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, यानी कि शब्दों का एक समूह होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक वर्ड एक निश्चित ऑर्डर में, एक सर्टेन ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। और तीसरा, उसका बता ही चुका हूँ कि उसका एक कोई मीनिंग होना चाहिए, उससे कोई सेंस निकले, कोई कंप्लीट सेंस हो। यानी हम सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर गिविंग ए कंप्लीट सेंस। तीनों में से एक भी नहीं रहेगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा। एक उदाहरण एग्जाम्पल को देखो। इंडिया won the T20 वर्ल्ड कप। ये इस सेंटेंस को देखो, क्या यह सेंटेंस है? चेक कर ले, तीनों कंडीशन को मिला लो। पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, 6 वर्ड्स हैं। देखो, इंडिया है, वन है, दी है, T20 है, वर्ल्ड कप है, तो 6 शब्द तो है ही। पहला कंडीशन पूरा हो गया। अब दूसरा देखो, ये एक निश्चित क्रम में हो, वो तो है। कैसे है इसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में करते हैं। पहले इसका मीनिंग देख लें। इसका मीनिंग होगा कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। या मीनिंग तो एक कंप्लीट सेंस भी है, एक मीनिंग बता रहा है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब थोड़ा इसको कुछ शब्द को हम आगे पीछे करके देखें। अब देखें क्या होता है उसमें। द T20 वर्ल्ड कप वन इंडिया। अब देखो, ये भी तो वर्ड से बना है, 6 वर्ड से बना है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ हुआ। अरे मीनिंग सुन करके तो हंसी आ रही है। इसे जानते हो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा कि T20 वर्ल्ड कप जो है सो इंडिया को जीत लिया है। या कैसे समझा तो ही बताओ, इसका कोई मीनिंग हुआ? मीनिंग इसलिए नहीं हुआ कि वर्ल्ड, इसका जो वर्ड्स है वो एक निश्चित क्रम में नहीं है, इसीलिए सेंटेंस नहीं हुआ। क्लियर हो गया? यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड से बना होता है सेंटेंस, लेकिन जितने भी वर्ड्स होते हैं एक सर्टेन क्रम में आते हैं और उसका एक मीनिंग होनी चाहिए, तभी जाकर के वो सेंटेंस बना है। ठीक है, यानी कि
हम इसमें 3 कंडीशन को स्पष्ट रूप से इसको याद कर लो कि ग्रुप ऑफ वर्ड से बना होता है, प्रत्येक वर्ड एक सर्टेन ऑर्डर में आता है, एक निश्चित क्रम में आता है, और तीसरा होता है इसका कोई मीनिंग होनी चाहिए, नहीं उसका कई कंप्लीट सेंस निकले, कुछ पता चले कि हम कुछ कहने जा रहे हैं। बेमतलब का कुछ वर्ड बोलने से सेंटेंस नहीं होता है। अब तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो हम बता रहे हैं कि ये वर्ड्स एक ऑर्डर में आता है, तो इसका ऑर्डर क्या है, ये चीज़ जानना है ज़रूरी। तो ऑर्डर के लिए हम लोग देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। इसके लिए एक फार्मूला याद कर लो, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, उसके लिए याद कर लो SVO, बस यही याद करना है। S मतलब क्या हो गया, S मतलब हो गया सब्जेक्ट, V मतलब हो गया वर्ब, O मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। SVO, बस यही याद करो। यानी पहला वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आएगा वह सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सब्जेक्ट को हम कैसे जानेंगे। ये सेंटेंस में या कोई कहना चाहते हैं किसी के बारे में, तो उसमें सेंटेंस सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट किसे कहेंगे। तो चलो इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि ए सब्जेक्ट इज एनी नाउन और प्रोनाउन और नॉन क्लॉज दैट डज द एक्शन और सेड अबाउट। यह क्या कहना चाहता है बताओ। यानी सब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन, नाउन जानते हो किसी वस्तु के नाम को कहा जाता है, किसी वस्तु या कोई जगह स्थान या किसी भाव को नाउन कहा जाता है। तो वो कोई नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन भी जानते हो तुम लोग कि नाउन के बदला में जो वर्ड आता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और नॉन क्लॉज, नॉन क्लॉज के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। यही जान लो कुछ नॉन ऐसे होते हैं, 2-4 वर्ड्स मिल करके एक नॉन क्लॉज बनाते हैं, जो तुम लोग अगले चैप्टर में बताएंगे। आसानी से समझ जाओगे कि नॉन क्लॉज क्या होता है। अब इतना ही समझ लो कि सब्जेक्ट जो होता है कि कोई नॉन या प्रोनाउन हो सकता है दैट डज द एक्शन। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट डज द एक्शन, मतलब कोई एक्शन का पता चले, यानी कोई वर्क हो, पता चले कोई काम हो रहा है। जैसे मैं कोई रोटी खाता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर खा रहा हूँ, नहीं तो मतलब कोई चीज़ ऐसा तुमको लगे कि कोई न कोई इसमें कोई एक्शन है, कोई वर्क है, ठीक है। तो वह जो करता है दैट डज द एक्शन, मतलब जो वर्क कोई ना कोई तो करता होगा उस वर्क को, तो जो करता है उस वर्क को दैट इज सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट होता है। चलो एक आध एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, पता चल जाएगा उससे। अब देखो इस उदाहरण में तुम लोग देखो, पहला है प्लांट गिव्स एयर, ठीक है, यानी पौधे हवा देते हैं, एयर देते हैं। तो एयर को कौन दे रहा है, प्लांट। तो यहाँ पर प्लांट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दूसरा है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। यहाँ एक्शन क्या है, काम क्या है, घूमना, मूव्स। कौन घूम रही है, द अर्थ, पृथ्वी, यानी द अर्थ यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यह कह रहा है कि द गॉड इज ऑलमाइटी। ऑलमाइटी मतलब होता है सर्वशक्तिमान, होते हैं ईश्वर जो होते हैं जो सर्वशक्तिमान होते हैं। तो ये किसके बारे में कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है, यह गॉड के बारे में कहा गया है, नहीं? तो यह गॉड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ये जो कहा गया है कि किसके बारे में कहा गया, देखो स्पष्ट ही पता चल जाएगा कि ऑनेस्टी के बारे में कहा गया है कि ईमानदारी जो है सो सर्वोत्तम नीति है। तो यह किसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऑनेस्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नहीं? तो ऑनेस्टी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर थोड़ा पांचवा में थोड़ा कन्फ्यूजन तुम लोगों को होगा, कन्फ्यूजन लेकिन दूर हो जाएगा, क्लियर हो जाओगे तुम लोग। यह कह रहा है कि कम सून, तो यहाँ कहता है जल्दी आओ,
लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट साइलेंट है, छुपा हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट है यू, यहाँ पर यू छुपा हुआ है, तुमको दिखलाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब तुम ही सोचो, जब भी किसी को कहोगे यहाँ आओ या जल्दी आओ, इसका मतलब क्या है? किसी को कह रहे हो, तुमको कह रहे हैं। इतना ही समझ लो कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कोई ऑर्डर दिया रहे, कोई रिक्वेस्ट किया रहे, जिसको हम लोग बाद में बताएंगे कि उसको इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है, आज्ञामूलक वाक्य। तो ऐसे वाक्य में, ऐसे सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, छुपे होते हैं और यू के रूप में होते हैं, यानी यू, तुम, यू होते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस अगर मिल जाए इस तरह की बात, जिसमें ऑर्डर दिया रहे, कोई रिक्वेस्ट किया रहे, कम सून, गो देयर, सिट हेयर, स्टैंड अप योर हैंड्स, तो इसमें समझना कि वहाँ पर यू जो है जो साइलेंट है और वह सब्जेक्ट है। उसी तरह 6th में भी है डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो क्लियर हो गया 5वें एग्जाम्पल की तरह ही कि इसमें भी जो है सो सब्जेक्ट जो होगा सो यू होगा। यू ऐसे लिखा है, यू मतलब होगा YOU। क्लियर हो गया आप में? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? ठीक है। तो जनरली सब्जेक्ट जो होता है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है तो शुरू में ही लिखा जाता है या कहा जाता है। और दूसरी बात, सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड का बना हो। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही वर्ड है, यहाँ प्लांट है, द अर्थ है, द गॉड है, ऑनेस्टी है, यू है, हाँ यू, इसमें भी यू है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड से मिलकर सब्जेक्ट होगा, नहीं। कुछ और उदाहरण देखें, इससे पता चल जाएगा क्या सब्जेक्ट एक से अधिक वर्ड का भी बन सकता है। तो देखो, अब यहाँ देखो, यह है कि राधा एंड मोहन आर प्लेइंग। यह एक्शन है प्लेइंग, एक्शन क्या है? प्लेइंग। लेकिन यह प्लेइंग कौन कर रहा है? करता कौन है इसमें? करने वाला कौन है? तो यह है राधा एंड मोहन, यानी कि 2 वर्ड से मिलके बना है सब्जेक्ट। यहाँ में देखो, दूसरा में देखो, ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट डिश। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ब्रेड एंड बटर के बारे में। तो यहाँ ब्रेड रोटी और बटर घी, यानी कि मक्खन, रोटी और मक्खन इज़ है मेरा फेवरेट, सबसे पसंदीदा डिश, खाना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ब्रेड एंड बटर के बारे में। तो यहाँ ब्रेड एंड बटर जो हो गया सो सब्जेक्ट हो गया, 2 वर्ड से मिलके बना है यहाँ सब्जेक्ट। तीसरा में देखो, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड, यानी भारत की जो जनसंख्या है, पता ही है तुम लोगों को, पहले चाइना था नंबर 1 पर, उसको पछाड़ करके इंडिया जो है सो उसका पॉपुलेशन जो है सो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसी कंट्री का तो इंडिया का है, 1 अरब 40 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जो जनसंख्या है वो दुनिया में पहले नंबर पर आती है। तो यहाँ हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें देखो कितना शब्द है, पॉपुलेशन है, ऑफ है, इंडिया है। तो ये तीनों मिला करके एक बन गए सब्जेक्ट, क्योंकि इसी के बारे में हम कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट कितना बड़ा है। द बॉय हु हैज़ स्टोलन माई पेन इज एब्सेंट। लड़का जिसने मेरी कलम चुराई थी। स्टोलन मतलब होता है चुराना, इसका पास्ट पार्टिसिपल हो गया स्टील का, स्टील मतलब होता है चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो ये स्टोलन यानी कि लड़का जिसने मेरी कलम चुराई थी इज एब्सेंट, आज अनुपस्थित है, यानी आज नहीं आया है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ द बॉय के बारे में नहीं, किसी भी बॉय के बारे में नहीं जी, हम उस लड़का के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसने मेरी कलम चुराई थी, यानी कि द बॉय हु हैज स्टोलन माई पेन। ये इतना बड़ा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 वर्ड से मिलके बना है एक सब्जेक्ट बना है, जिसके बारे में कह रहे हैं वह लड़का जिसने मेरी कलम चुराई थी है एब्सेंट, अनुपस्थित है। ठीक है, तो इन उदाहरण से तुम लोग स्पष्ट हो गया होगा कि सब्जेक्ट जो है सिर्फ एक ही वर्ड का नहीं बनता है, एक से अधिक वर्ड का भी बन सकता है। आई होप कि तुम लोग सब्जेक्ट समझ गए होगे। तो नटसेल में हम ऐसा कहेंगे कि
कि सब्जेक्ट के मतलब हो गया कि जो सब्जेक्ट जो होगा किसी सेंटेंस में, उसमें क्या होना चाहिए कि वह जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में उसको करने वाला हो, वही करे। इसलिए हिंदी में इसको कहा जाता है कर्ता। इसलिए हिंदी में कहा जाता है कर्ता, यानी करने वाला, जो काम करे, एक्शन करे। एक्शन तो पता चल ही जाएगा कौन सा एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें, तो जो करेगा उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। पहला ही हो गया कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि जिसके बारे में हम कहें, जिसके बारे में हम कह रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यह कोई आदमी होगा, किसी वस्तु के बारे में भी कह सकते हैं, किसी जो है सो विचार के बारे में भी कह सकते हैं। जैसे तुम लोग देखे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यह किसी आदमी के बारे में तो नहीं कह रहे हैं, ये हम सिर्फ ऑनेस्टी के बारे में कह रहे हैं। तो यह ऑनेस्टी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो दो ही चीज़ होनी चाहिए, एक एक्शन, जो एक्शन करे या जिसके बारे में हम बातचीत करें वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। सेंटेंस में हो गया हमारा सब्जेक्ट। आई होप कि तुम लोग सब्जेक्ट को अब सेंटेंस में सही तरीक़ा से समझ गए, क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब देखें वर्ब, दूसरा ऑर्डर आता है वर्ब का। बता दिए थे कि SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में तुम लोग जान गए बढ़िया से। अब है वर्ब के बारे में जानना है। तो वर्ब मतलब होगा एक्शन, जो भी एक्शन हो रहा हो उसी को हम लोग कहेंगे वर्ब। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिफिनीशन, इसको थोड़ा हम देखते हैं। कहता है कि ए वर्ब इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स ए फिजिकल और मेंटल एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एक वर्ब जो होता है, जो क्रिया, इसको क्रिया हिंदी में बोलते हैं, इस वर्ब को बोलते हैं क्रिया, हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो ए वर्ब इज ए वर्ड, ऐसा शब्द है दैट इंडिकेट्स ए फिजिकल और मेंटल एक्शन। तो यहाँ एक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक फिजिकल एक्शन होता है जो हमको दिखाई पड़ता है, जैसे हम खा रहे हैं तो वो दिखाई पड़ रहा है कि हम खा रहे हैं। हम डांस कर रहे हैं तो हम डांस कर रहे हैं, तो तुम लोग भी देखोगे, तुम लोग डांस करोगे तो हम भी देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्क होते हैं, कुछ ऐसे भी एक्शन होते हैं जो मेंटल होते हैं, जो तुमको दिखलाई तो नहीं पड़ते लेकिन करते तो हैं, नहीं करते हैं नहीं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे कि मान लो हम तुमसे अगर कहेंगे कि आई फील, मैं अनुभव करता हूँ, आई लाइक आइसक्रीम, नहीं तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, फील हुआ, लाइक हुआ, एक फील हुआ, अनुभव करना, लाइक हुआ, पसंद करना, स्मेल हो गया, तो टेस्ट हो गया, स्वाद लेना, स्वाद आना, अनुभव करना, लाइक करना, स्मेल सुगंध आना, टेस्ट करना, स्वाद लेना। तो इसमें हम तो देखेंगे कहाँ, हम किसी को पसंद करते हैं, जैसे मैं अब तुम लोगों को पसंद करता हूँ, आई लाइक माई चिल्ड्रन, तो उसमें देखता कौन है, ये तो मेरा मेंटल एक्शन है ना। तो इस मेंटल एक्शन भी जो होता है वो उसको भी हम लोग वर्ब बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जो वर्ब जो है सो सिर्फ फिजिकल एक्शन ही होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया तुम लोगों को। तो ये सभी क्या हैं, जो ऐसा करते हैं, फिजिकल और मेंटल एक्शन करते हैं। और एक चीज़ में और है कि ए स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब यह भी एक प्रकार का वर्ब होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, अच्छा, इतना तुम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि मान लो हम बताएंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट सुन के तो तुम लोगों को भी लग गया होगा कि इंडिया तो अभी हाल में वर्ल्ड कप जीता है, नहीं, रोमांचित हो जाता है क्रिकेट का नाम सुनते ही। अभी हम लोग
तो लोग भी बहुत रोमांचित होते होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ कौन सा काम चल रहा है, प्लेइंग। हाँ, तो यह प्लेइंग जो हो गया वर्ब हो गया। अब तुम पूछोगे कि सर यहाँ तो प्लेइंग वर्ब हो गया और इसके पीछे तो लगा हुआ है एम भी तो लगा हुआ है, तो अब प्लेइंग है या एम है? देखो यही यहाँ तो कन्फ्यूजन दूर कर लो। वर्ब जो होते हैं एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं। एक जो हो गया वर्ब्स, इसको ऐसे करो, वर्ब्स जो हो गया, वर्ब्स दो प्रकार का हो गया। पहला हो गया एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब, इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, कहीं कहीं प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं उसको, इसको मेन वर्ब भी कह सकते हो। तुम ऐसा याद रखो, सिर्फ एक्शन वर्ब याद रखो, जिसमें कोई एक्शन हो रहा है वो हो गया एक्शन वर्ब। नहीं, जैसे मान लो ईट हो गया एक्शन है, रीड हो गया एक्शन है, स्लीप हो गया इसमें भी एक्शन है, नहीं, गो हो गया इसमें भी एक्शन हो गया, रीड, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक्शन होता है, नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन वर्ब हो गया। और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा, वो उसको बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसका एक और नाम है, इसका नाम है ऑक्सिलियरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलियरी वर्ब। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है यह एक्शन वर्ब के जैसा ही एक वर्ब होता है, लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह मेन वर्ब से, एक्शन वर्ब से पहले आता है। अब कोई मान लो राजा आ जाए तुम्हारे घर पर या मंच पर, तो उसके पहले कोई आता है ना सिपाही वगैरह, राजा साहब आ रहे हैं, उसके बाद आता है मेन वर्ब। तो ऐसे याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा, जो उसका बॉडीगार्ड होगा या उसका जो सलाहकार होगा या उसका कोई मंत्री होगा राजा का, वो पहले आके सूचना देता है कि अब राजा मेन वर्ब जो है सो आ रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा जब भी आएगा तो समझ लो कि वह मेन वर्ब के पहले आएगा। जैसे मैंने तुम लोग एग्जाम्पल में बताया कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो ऐसा नहीं हम कहेंगे कि आई प्लेइंग एम क्रिकेट, आई प्लेइंग एम क्रिकेट, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं, नहीं। तो यह एम जो हो गया जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, यह प्ले जो कर रहा है एक्शन, उसको मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो ऐसे एम को हम लोग क्या कहेंगे, पहले आ गया, प्लेइंग से पहले भी आ गया, तो ऐसे एम को हम लोग कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया? तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे कि मान लो एम हुआ, इज हुआ, आर हुआ, विल हुआ, कैन हुआ, शुड हुआ, वुड हुआ, ये सभी क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब हो गए। नहीं, वाज हुआ, वाज को भी ले लो, वेयर हुए, वेयर हैं, तो ये सब इसका उपयोग कैसे होगा बाद में बताएंगे तुम लोगों को, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझ लो कि अभी तुम लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन परिचय दे रहे हैं कि सेंटेंस क्या होता है, तो केवल सब भी जान लो कि ये क्या होता है। तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, जो कि मेन वर्ब से पहले आता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि अब तुम लोग सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को समझ गए होंगे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि तुम पूछोगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन कोई अगर सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें हमको कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जैसे कि हम देख कर ही पहचान जाए या सब्जेक्ट है कि वर्ब है। इसके लिए हम बहुत ही आसान तरीका, एक अच्छा सा ट्रिक देते हैं तुम लोगों को कि तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सब्जेक्ट है और कौन वर्ब है। तो इसके लिए एक देखो, एक उदाहरण के द्वारा देखो, माय मदर cooks meal, my mother cooks
मील। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हटा दो, माय मदर कुक्स मील। ठीक है, यहाँ एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ एक्शन हो रहा है कुक्स, भोजन बनाना। यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, भोजन बनाना। ठीक है, भोजन बनाना, कुक्स, यहाँ भोजन बनाना हो रहा है। ठीक है, अब ये एक वर्ब हुआ, क्लियर है कि जो एक्शन होगा वह क्या हो जाएगा, वर्ब। इसमें तो तुम लोग कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब यहाँ पर वर्ब को पहले पहचान लो, देखो क्या एक्शन हो रहा है। अब उससे सवाल करो, क्या सवाल करो, हु, कौन, कौन कुक्स कर रहा या कर रही है। बस हु का जवाब जो मिल जाए वही होता है सब्जेक्ट। जैसे यहाँ कुक्स है तो पूछो हु कुक्स, कौन खाना बनाता है या बनाती है, तो आंसर क्या मिलेगा, माय मदर, माय मदर कुक्स मील। तो यहाँ का माय मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, को जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसको पहचानेंगे, देखेंगे सेंटेंस में कि कहाँ है। तो यहाँ देख रहे हैं कुक्स है, और उससे सवाल पूछेंगे कि हु जोड़ करके ऐसे वर्ब्स के साथ बोलेंगे, मनी मन प्रश्न करेंगे, हु कुक्स, कौन भोजन बना रहा है, कौन भोजन बनाता है। तो आंसर आएगा माय मदर। यहाँ पर माय मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक और उदाहरण देख लो। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब देखो, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। बर्ड्स है, प्लूरल है, बहुत सारी चिड़िया है जो उड़ती है। फ्लाई में उड़ना, इन मन में, इन द स्काई, आकाश में उड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम एक्शन खोजो कि एक्शन कौन है। तो यहाँ पर एक्शन देखोगे, उड़ना, काम क्या हो रहा है, उड़ना, फ्लाई नहीं, तो यानी कि एक्शन हो रहा है, यानी कि वर्ब है। ये तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लाई। अब इस फ्लाई के साथ तुम प्रश्न करो, कौन सा प्रश्न करो, हु, कौन फ्लाई करती है, कौन फ्लाई करता है। तुरंत आंसर मिलेगा कि बर्ड्स, है ना। तो बर्ड्स क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। बर्ड्स यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। यानी कुछ ही सेंटेंस में पहले वर्ब को हम खोज लें और उसके साथ हु को जोड़ करके उसमें पूछे मन ही मन कि एक्शन जो कर रहा है सो कौन कर रहा है। तो जवाब जो मिलेगा वही होगा, तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये तो हो गया। अब एक तीसरा वर्ब भी होता है, तुम लोग अभी तक नहीं जानते होगे, अभी तो तुम लोग हम लोग बताया भी नहीं गया होगा, लेकिन एक जान लो, ग्रामर में एक होता है तीसरा वर्ब भी, जो इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, दो ही वर्ब को लेकर चलते हैं, एक मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। एक तीसरा वर्ब भी होता है जिसको हम लोग कहेंगे लिंकिंग वर्ब, LINKING, लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब, लिंक करना। ठीक है, यह वर्ब एक्चुअली सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट है कि उसके बारे में बताता है कि ये कैसा है, किस प्रकार का है, नहीं। तो एक उदाहरण के द्वारा तुम लोग देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर देखो, यह किसके बारे में बातचीत कर, यह इसका अर्थ पहले जानो। इसका अर्थ होगा कि ईमानदारी जो है कि सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर हम चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं ऑनेस्टी के बारे में, या ऑनेस्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वह जो है सो सर्वोत्तम नीति है। यानी ऑनेस्टी को लिंक कर दिया द बेस्ट पॉलिसी से। ठीक है, इसको एक तरह से ऐसा समझो कि हेल्पिंग वर्ब भी एक तरह से
दोनों में क्या अंतर है वो तुम लोगों को बाद में क्लियर कर देंगे, उसमें थोड़ा सा अंतर है, समझ जाओगे। अभी सिर्फ इतना ही जानो कि किसी के बारे में अगर वो विस्तार से डिस्क्राइब कर रहा है, उसको वर्णन कर रहा है किसी के बारे में, तब जो भी वर्ब लगते हैं उसको कहेंगे हम लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ लिंकिंग वर्ब हो गया, कौन बताता है ऑनेस्टी के बारे में? तो इज बताता है, इज है, ऑनेस्टी जो है मतलब वो है, उसके बारे में बताता है क्या है, तो बेस्ट पॉलिसी, सर्वोत्तम नीति। तो यहाँ इज क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान ली एक और सेंटेंस ले लो, द पपी इज स्लीपी। पपी माने कुत्ता का बच्चा इसको बोलते हैं, इज स्लीपी, सो रहा है, स्लीपी है मतलब सोए अवस्था में आंख मूंदे हुआ है, स्लीपी। तो यह है तो स्लीपी है, वो किसके बारे में बता रहा है? पपी के बारे में। तो पपी के बारे में बता रहा है तो स्लीपी है। तो अगर इज हम नहीं लगाएंगे, सीधे लिखेंगे पी स्लीपी, तो कोई अर्थ नहीं लगेगा। तो पपी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है। अगर इज लगा कर है, पपी है, तो पपी क्या हो गया? इज क्या हो गया? यहाँ पर इज नहीं लगाते तो नहीं पता चलता हम क्या कर रहे हैं। तो इज क्या हो गया? यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गया। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को। कि अब आगे होगी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। अब अंत में क्या होगा कि सेंटेंस में वो होगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब तो लोग क्लियर समझ गए होंगे। अब आओ जाओ हम लोग थोड़ा समझें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया? कर्म। तो इसको हम एक तरह से कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें कहता है कि इम्पैक्ट ऑफ वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मत इम्पैक्ट इसको ऐसे कहें, इम्पैक्ट ऑफ वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव, किसी चीज़ पर जो असर होता है। जैसे मान लिया रोटी खाता हूँ, तो खा तो रहा हूँ लेकिन किसको खा रहा हूँ? किस पर असर पड़ रहा है? रोटी पर ना। तो यह रोटी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी वर्ब जो जिस पर असर पड़े, जिस पर प्रभाव हो, वर्ब का प्रभाव जिस पर हो, वह क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जैसे तो एक उदाहरण देखो, जैसे कहेंगे कि वी ईट बिरयानी। बिरयानी अच्छा तो लगता है तुम लोगों को भी, हमको भी अच्छा लगता है भाई। आई ईट बिरयानी, ठीक है, मैं बिरयानी, हम लोग बिरयानी खाते हैं। तो यहाँ वर्ब तो हो गया ईट, एक्शन तो हो रहा है ईट, लेकिन किसको हम खा रहे हैं? किसको? तो बिरयानी को खा रहे हैं, नहीं? तो जिसका प्रभाव पड़े एक्शन का, उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब बोलोगे सर इसमें भी कुछ ट्रिक है क्या? हाँ जी, मैं तो ट्रिक ही केवल बताऊंगा ही, ऐसा ऐसा ट्रिक सब बताऊंगा कि बस इंग्लिश तो तुम्हारा कुछ पता नहीं चलेगा कैसे सीख गए तुम लोग। और थोड़ा थोड़ा करके ट्रिक देखो। अब वर्ब को, ऑब्जेक्ट को पहचानोगे कैसे? अब ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सिंपल है। जैसे सब्जेक्ट को पहचानने की पहले वर्ब देख लो और पूछो हु, उसी तरह ऑब्जेक्ट को अगर पहचानना हो तो वर्ब के साथ जोड़ के बोलो हुम, किसको? सब्जेक्ट के साथ क्या बताए थे? सब्जेक्ट के साथ बताए थे तुम लोगों को हु, वर्ब के साथ जोड़ के बताओ हु, वो आ जाएगा सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को पहचानना हो तो क्या करोगे? एक्शन जो हो रहा है उसके साथ पूछो मन ही मन हुम, किसको? किसको? ये खाते थे हम लोग, जो खा रहे हैं वो किसको खा रहे हैं? हुम मन होता है किसको, जानते हो तुम लोग? हुम मन होता है किसको, किसको खा रहे हैं? तो सब जवाब मिलेगा बिरयानी,
बिरयानी सुन के तो जी में पानी आ गया। तुम लोग को नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या खाते हैं? बिरयानी खाते हैं। वी ईट बिरयानी। किसको खाते हैं? हुम। ये ईट किसको हो रहा है? हुम किसको हो रहा है? तो बिरयानी को हो रहा है। तो उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक है। इसमें सब्जेक्ट के लिए हु और ऑब्जेक्ट के लिए हुम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ गए, देखो यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है कि सब्जेक्ट भी पहचान गए, वर्ब भी पहचान गए, ऑब्जेक्ट भी पहचान गए। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में एक चीज़ थोड़ा और तुम लोगों को बताता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, जितने अभी उदाहरण तुम लोगों को देखे हैं उसमें देखे हैं कि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही वर्ड का बना होता है। नहीं, हम लोग जो है सो वो लगता है कि एक ही वर्ड का बना होता है तो ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे। लेकिन एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं सेंटेंस बनाने के समय में। तो बड़ा क्लियर हम कर देंगे, पूरा क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी इसमें, तुरंत समझ जाओगे। ऑब्जेक्ट जो हो गया दो प्रकार का। अब उदाहरण के द्वारा देख लोगे तो पता चल जाएगा। चलो उदाहरण देखते हैं हम लोग। सी गेव मी ए पेन। उस लड़की ने, सी वो लड़की, गेव मैंने दिया, दी, मी मुझको ए पेन दिया। तो कहोगे सर यहाँ एक्शन जो है, वर्ब जो है सो गेव है, मैंने दिया। हम कहेंगे हुम, ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, कहेंगे हुम। किसको दिया? तो मुझको दिया, मी। तो मी हो गया ऑब्जेक्ट। दूसरा कहाँ है? दूसरा तो नहीं है इसमें, लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट है। देखो, जो दिया, क्या दिया, किसको दिया, ये भी तो है ना। उसने दिया तो क्या दिया, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किस चीज़ को दिया? तो पेन को दिया। नहीं, तो पेन भी यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और किसको दिया? हुम, तो मी, मुझको दिया। तो यहाँ गेव जो है वो उसका असर दो चीज़ पर पड़ता है। एक पेन पर भी असर पड़ता है और मी पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गए दो। ठीक है, तो अब यह सवाल उठता है कि यहाँ पूछोगे सर यहाँ दो तो हो गया, तो अब मी जो है और पेन, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अब किसको कहेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? ये तो समस्या है ना, पहचानेंगे कैसे? चलो इसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है सो देखो, ट्रिक तुम लोगों को बताता हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा। अब वर्ब के साथ अब पूछो, जैसे मान लो सी गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो सीधा जो गेव है, वर्ब है, ये ध्यान हमेशा रखना, एक्शन तो पहचान में आ जाएगा कि कौन सा काम हो रहा है, तुरंत पता चल जाएगा सेंटेंस में। तो गेव के साथ बोलो कि व्हाट, गेव के साथ बोलो व्हाट, क्या दिया। व्हाट का जवाब मिल जाए, वह जो होगा वह होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वह क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट। ठीक है, और हुम, किसको दिया, ये तो पहले से बताए थे ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वह हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब तो पूरा क्लियर हो गया दिमाग में। सब्जेक्ट के बारे में बताए थे हु, नहीं, ऑब्जेक्ट के बारे में बताए थे हुम। अब एक चीज़ और इसमें जुड़ गया उसमें कि अगर दो ऑब्जेक्ट हो, देख रहे हैं कि गेव जो है इसमें दो चीज़ों पर प्रभाव डालता है, एक पेन पर भी और मी, मुझको भी देता है, और क्या देता है? पेन देता है। प्रभाव गिव का पेन पर भी पड़ता है, मुझ पर भी पड़ता है। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट था, मी और पेन। अब इसमें पूछो कि क्या देता है, व्हाट का जवाब जो दे दे वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
और किसको देता है, जो पहले से बताए थे हैं कि ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, तो वह जो whom होगा किसको या किसके लिए, फॉर whom ऐसा भी कर सकते हो, whom या किसके लिए देता है, वह भी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब तुम लोग यहाँ क्लियर बोल सकते हो कि सर पेन जो हो गया वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी जो हो गया सो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी व्हाट का जो जवाब देते मैंने क्या दिया, वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ जो हो गया सो किसको दिया, हुम या किसके लिए दिया, तो वो क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही चीज़ यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले दें लिखें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें, तो यहाँ क्लियर हो जाओ। यहाँ तो कुछ लोग भी कन्फ्यूजन कर लेते हैं कि सर दो ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक पेन भी है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप बोले हैं, उसके बाद जो मी भी है वह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यह भी है। तो अगर आप सेंटेंस बनाने लगे या बोलने लगे तो किसको हम पहले लिखें, किसको हम बाद में लिखें, क्लियर कर लो हमेशा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो पहले होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो पहले आएगा, उसके बाद आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह दिमाग में सेट कर लो, पहले आएगा इनडायरेक्ट, उसके बाद आएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसको रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, नहीं कि इनडायरेक्ट, इन मतलब अंदर, अंदर जाना, इन करना, तो इन पहले शुरू करोगे वही ना, उसी से शुरू होगा, तो इन याद रखोगे, समझ जाओगे इन मतलब शुरू वाला, इन वाला डालेंगे, उसके बाद फिर सीधा आएंगे, इन मैंने अंदर जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो शुरुआत करेंगे, तो पहले होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, अगर हमें लिखे यहाँ पर कि टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन मी। अब देखो यहाँ पर तुम लोग जब टेस्ट लेते हैं पता चलाते हैं इसमें कि समझे कि नहीं। अब देखो, आस्क, टीचर ने सवाल पूछा, मुझसे एक सवाल पूछा, आस्क पूछना, ये वर्ब हो गया, एक्शन है, वर्ब हो गया, इसमें कोई पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तुम कहोगे कि सर इसके बाद दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन और मी, दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, पहले कौन होना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, व्हाट, क्या दे रहे हैं, नहीं, और हुम, फॉर हुम जो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखे हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में लिखे, तो गड़बड़ हो गया ना। यही हम लोग जांच करने वाले थे, गलती क्या है हुआ, पहले हम किसको लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। चलो इसको लिख के देखते हैं। अब क्या लिखेंगे, टीचर, तुम अब लिख सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, टीचर आस्क्ड। अब बताओ मी पहले होगा कि क्वेश्चन पहले होगा, पहले हमको होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब हुम, किसको देता है, किसको पूछता है, तो आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तब तुमने जाना कि सेंटेंस जो है सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, इसका क्रम क्या होगा, पहला है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरा होता है इन एक सर्टेन ऑर्डर में आता है, एक सर्टेन ऑर्डर में आता है। ठीक है, या और उसका कोई एक मीनिंग होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए, और उसका क्रम क्या रहेगा, तो पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को भी पहचान लोगे, करने वाला, वर्ब जो है जो एक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी पहचानोगे। ऑब्जेक्ट जो है दो प्रकार का होता है, जानते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है। तो इतना तो समझ गए। आज जो पहला इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए ज़्यादा इसमें समय नहीं देंगे, आज के लिए इतना ही। आगे हम जो है सो इसके आगे जो क्लॉज है, वो फ्रेज है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब तुम कुछ प्रैक्टिस हम लोग दे देते हैं, उस प्रैक्टिस का कुछ क्वेश्चन देंगे, उसका जवाब देना,
और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।